हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंजन नगरिया आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल का पार्ट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, कल के वीडियो के अंदर अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था और पार्ट थर्ड के अंदर अपने धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते अपन धातु की रासायनिक गुणधर्म मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। चलिए हम बात करते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। तो देखिए, जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाएगी। When metal are react with oxygen that make a metal oxide। आपका जो कंपाउंड बन रहा है, आपका जो उत्पाद बन रहा है, उस उत्पाद का नाम है धातु ऑक्साइड। चलो अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ले, अपन लेंगे धातु मीन्स अपन लेने वाले मेटल, उसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे। और जैसे ही ये मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। इट मीन्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन को देखना है एग्जाम्पल। क्या देखना था? एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल देखना है। जैसे मैंने एक लिया मेटल Mg ले लिया। क्या ले लिया? Mg। अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन O2 से करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है, जब Mg को रिएक्शन में O2 से करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? MgO। क्योंकि आपको पता है मेटल आर ऑलवेज पॉजिटिव। धातु बेटा हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और अधातु जो होती है वो हमेशा नेगेटिव है। तो ये इससे रिएक्ट कर लेगा और ये बन जाएगा MgO। बट यहाँ पर O के 2 नंबर है तो मुझे बैलेंस करने के लिए ये भी 2 करने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 2MgO। क्लियर? एक और देखो, जैसे कि अपने लिया कॉपर। क्या लिया? कॉपर। और कॉपर की रिएक्शन मैंने O2 से करवाई। कॉपर के मुझे एटम लेने पड़ेंगे 2। जैसे मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो कॉपर ये एक मेटल है तो ये पॉजिटिव वाला होगा, तो ये नॉन मेटल ऑक्सीजन ये करेगा और CuO बनाएगा। क्या बनेगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड। दोनों के एटम 2-2 है इसलिए 2 लग जाएगा आपके आगे। सिंपल है। तो इसका नाम तो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो बना है इसका नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हिंदी में ऐसे कैसे लिखना है? एक एकदम और लेते हैं। जैसे अपन ने लिया एल्यूमिनियम। क्या ले लिया? एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन में अगर O2 से करवाऊंगा तो देखो क्या बनने वाला है? AlO2। AlO2। लेकिन ये आप देख रहे हो क्या सर? AlO2 ये कुछ एक्चुअल में होता है ना, इसका जब कंपाउंड बनता है वो बनता है एक्चुअल में Al2O3 बनता है। क्या बनता है? Al2O3। अब Al2O3 करने के लिए मुझे Al कितने एल्यूमिनियम कितने 2 है तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेंगे 2। कितने लगाने पड़ेंगे? 2। और यहाँ पर लगाने पड़ेंगे आपके ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन हो नहीं सकते तो 2 लगाऊंगा या लगाऊंगा 3। 2 लगाना पड़ेंगे ताकि ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। अब देखो ऑक्सीजन 2 हो गए। अब ये देखो इसका मतलब बड़ा ऑक्सीजन 4 हो गए। अगर मैं आगे अगर 2 लगाऊंगा तो ये तो 6 हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे? मुझे ऑक्सीजन करने पड़ेंगे 6। मैं आगे में कितना लगाऊंगा? ये 3 तो है ही है। देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 2 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई 3 से किया 6 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है तो सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो मुझे 6 करने के लिए आगे लगना पड़ेगा 2। क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब जैसे मैंने आगे 2 लगाया तो एल्यूमिनियम के नंबर कितने होंगे? 2 × 2 4 हो गए। तो मुझे यहाँ पर 2 हटाया कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस भी करना है। तो ये बन गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट बात यह है कि बड़ा कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति या बात की जाए कि कुछ आपके मेटल ऑक्साइड में धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में विलय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल में विलय हो जाते हैं। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो जल में अविलय होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं।
तो वो हमेशा जल में विलय नहीं होते, तो वो जल के साथ विलय करके क्या बनाएंगे, एक बेसिक प्रोडक्ट बनाएंगे। इस कारण से धातु ऑक्साइड की प्रकृति बड़ा कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, आपकी बड़ा मेटल ऑक्साइड है, इसकी बड़ा प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। आपको ध्यान रखना है क्या होती है, क्षारीय। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने ले लिया Na2O, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम है, सोडियम ऑक्साइड नाम है इसका। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है, सिंपल सी बात है। अब इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा, वाटर से कराऊंगा। मतलब मैंने ले लिया H2O, ओके ना, ये मैंने ले लिया वाटर। तो जब भी इसके रिएक्शन में वाटर से कराऊंगा तो ये बनाएगा एक बेस प्रोडक्ट, ये बनाएगा एक क्षारीय उत्पाद, जिस कारण से स्पष्ट होता है कि धातु ऑक्साइड का नेचर कैसे होती है, क्षारीय होती है। चलो अपन देख लेते हैं। देखो बड़ा Na2O के अंदर आप देख पा रहे हो कि Na2O के अंदर बड़ा Na मेटल है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, O हो जाएगा नेगेटिव, है ना। अब इसके अंदर आपका OH है, वो तो होगा नेगेटिव और H होगा आपका पॉजिटिव। तो साफ जाहिर सी बात है, यहाँ का जो पॉजिटिव होगा वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, यहाँ के नेगेटिव OH के साथ करेगा। तो NaOH के साथ करेगा तो ये बन जाएगा NaOH। बट यहाँ पर Na कितने, 2 और OH आपका 1 है, इसलिए मुझे इसके अंदर कितने करने पड़ेंगे, 2। तो ये बन जाएगा 2NaOH प्लस। अब बचा क्या, अब यहाँ का जो H होगा वो मिल जाएगा इस O के साथ में। H कितने, 2, तो H2 और यहाँ O यहाँ कितना 1, तो H2O, तो ये बन जाएगा साथ में वाटर। क्या बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये बना है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन गया है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये कैसा प्रोडक्ट है, ये एक बेस प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, ये एक बेस प्रोडक्ट है, मतलब सारी उत्पाद है। कैसा उत्पाद है, सारी उत्पाद है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके धातु ऑक्साइड होते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, सारी होती है। आपको बोले क्यों, क्योंकि धातु ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा जल के साथ रिएक्शन करके या जल के साथ क्रिया करके एक सारी उत्पाद बनाते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि इनकी प्रकृति सारी होती है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रिविजन कर लेते हैं बहुताला। अब देखिए, कुछ आपके धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुण दर्शाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। मतलब हमने अभी देखा कि धातु ऑक्साइड का गुण बड़ा कैसा होता है, सिर्फ वो क्षारीय गुण ही दर्शाएंगे, क्योंकि जब भी उनको पानी के साथ या जल के साथ ये कराएंगे तो एक क्षारीय उत्पाद बनाता है। इस कारण से उनका गुणधर्म सिर्फ क्षारीय प्रकृति का होता। लेकिन उसमें से कुछ धातु ऑक्साइड आपके ऐसे हैं जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है, अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सम मेटल ऑक्साइड आर बिहेव टू बोथ नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक, दैट इज कॉल्ड एम्फीटोरिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जिसमें आपका एसिडिक नेचर भी है और जिसमें बेसिक नेचर भी है, उनको अपन क्या बोलेंगे, एम्फीटोरिक ऑक्साइड बोलेंगे। अब बात आती है कि सर एम्फीटोरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते, तो एग्जाम में कितनी बार हुआ है कि किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताइए। राइट टू एनी नेम ऑफ एम्फीटोरिक ऑक्साइड। तो एक तो आपका है जिंक ऑक्साइड, ZnO, एक तो है आपका जिंक ऑक्साइड, दूसरे आपका Al2O3 जिसको बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो ये दो ऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्साइड ऐसी है जिनके अंदर नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है, ये समझ आना चाहिए। ओके, चलिए अब अगर बात की जाए, जैसे कि एक अपने पास नोट में अपन दूसरा लिखते हैं, जैसे अपने पास एक मेटल है, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, और भी है। तो ये जो होती है, ये जब भी आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ रिएक्ट करेगी,
ये जब भी आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चल जाती है। ठीक है ना? क्या बोला है कि जब भी चाहे एल्यूमिनियम हो, कि चाहे आपका जिंक मेटल हो या चाहे आपका लेड हो, ये जब भी आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके ऊपर ऑक्सीजन की ऑक्साइड की एक लेयर चल जाती है। और ऑक्साइड की लेयर चलने से बेटा क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर चलने से स्टॉप टू कोरोशन, मतलब उसका जो कोरोशन है वो आपका स्टॉप हो जाएगा, उसकी जो जंग लगने की जो रेट है ना, वो क्या हो जाएगी, कम, उसका संसारण रुक जाएगा। तो यहाँ के संसारण रुक जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बात और ध्यान रख ले, अगर अपन में मैग्नीशियम और अगर सोडियम, इन दोनों की कंपैरिजन में बात की जाए तो मैग्नीशियम जो होगा वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, है ना। मैग्नीशियम जो होता है वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, ये है कम क्रियाशील। क्या है ये? कम क्रियाशील है। जबकि अगर सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये चाहे ऑक्सीजन हो कि चाहे वाटर हो, जब आपके सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन या वाटर दोनों साथ किसी में एक साथ हो जाए तो ये क्या कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। क्या कहते हैं, ये ब्लास्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, अति क्रियाशील, इसको बोलेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो आपको देखना है, अगर मैग्नीशियम और सोडियम की बात की जाए तो जो सोडियम होता है वो मैग्नीशियम के कंपेयर में ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही वो O2 और H2 की कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट में आते ही वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, उसमें आग लग जाती है। जबकि मैग्नीशियम क्या होता है, वो थोड़ा कम क्रियाशील है, आपका लो रिएक्टिव है, और लो रिएक्टिव होने के कारण इसमें इतनी क्रिया तेजी से नहीं हो पाती है। तो देखिए, आपका सोडियम आपका बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको कहां पर रखते हैं, इसलिए इसको केरोसिन में ऑयल में डुबा कर रखते हैं। कहां रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं। कीप इन केरोसिन ऑयल, कीप इन केरोसिन ऑयल, इसलिए बेटा इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है ताकि ये ताकि ये ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके ब्लास्ट अपने आप को आग न लगा दे, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखो, अपना मेटल का दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है धातु की जल के साथ क्रिया, है ना। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी धातु की वायु के साथ, या बोलेंगे धातु का दहन, कंबशन ऑफ मेटल। ठीक है, अब बात करते हैं जल के साथ। तो देखिए, धातु जो होती है वो जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, एक तो धातु ऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस को निकालती है। ठीक है, मेटल्स आर रिएक्ट विद वाटर देन मेक ए मेटल ऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ H2 गैस। कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जल लिया है, बड़ा बड़ा जल बेटा हमने कौन सा लिया है, वो जल हमने लिया है ठंडा जल। कौन सा जल लिया है, ठंडा जल लिया है, ये ध्यान रखना। ये जो धातु रिएक्ट कर रही है वो ठंडे जल के साथ कर रही है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड बना है, अगर उसकी रिएक्शन अपन वापस किससे करवाएंगे, जल से कराएंगे, तो ये जल में मिले, जल में घुल जाएगा और जल में घुल करके क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। चलो अपन देख लेते हैं। जैसे अपन रिएक्शन लेते हैं, अपन ने लिया कुछ धातु ले लिया, मीन्स मेटल ले लिया, उसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं जल के साथ। अपन ले रहे ठंडा जल, कौन सा लेंगे, ठंडा जल, प्लस अपन ने लिया कोल्ड वाटर। तो क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है आपका धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड, और साथ में निकल रही है आपकी H2 गैस। क्या निकल रही है, H2 गैस। ठीक है, चलो जैसे कि अपन ने एक मेटल लिया, एग्जाम के फॉर्म में लिया पोटेशियम। क्या लिया बेटा, पोटेशियम के मैंने कितने मेटल लिए, सॉरी कितने एटम ले लिए, 2 परमाणु ले लिए। इसकी रिएक्शन अगर मैं
H2O। अब आपको पता है H2O, इसके मुझे एटम लेने होंगे दो, कितने लेने पड़ेंगे? दो। अब देखो आपको रिएक्शन को समझने के लिए मैं H2O को इस फॉर्म में लिखता हूँ, HOH H2O, सिंपल है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो जाहिर सी बात है बेटा, धातु क्या होते हैं, मेटल आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, OH होता है, और ये प्लस है, तो ये हमेशा रिएक्ट किसके साथ करेगा, OH से करेगा, तो ये हो जाएगा K और यहाँ पर OH, तो ये बन जाएगा KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम के बेटा कितने आइटम है, दो, OH के भी कितने, दो, इसके आगे मैं लगा लूंगा दो, प्लस बड़ा बचा के साथ में सिर्फ H2 बचा। अगर यहाँ पर अगर O होता तो ये H2 इसके साथ ये करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बड़ा H2 जो होगा वो आपके बाहर निकल जाएगा, और साथ में निकलती कुछ हीट, साथ में निकलती कुछ उष्मा निकलती, क्या निकलती, उष्मा निकलती। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम और देख लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ बड़ा सोडियम, क्या लेता हूँ, सोडियम, इसके भी दो एटम लेने पड़ेंगे, उसकी रिएक्शन में जल के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पर भी आपका जो सोडियम होगा वो रिएक्ट करेगा OH के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका NaOH। Na के एटम भी कितने, दो, OH के एटम भी कितने, दो, तो ये बन जाएगा 2NOH, प्लस साथ में आपका कौन बच गया, H2, तो ये आपकी निकल जाएगी H2 हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। यहाँ तक क्लियर है। अगर जैसे एक एग्जाम और लेते तो और भी ले, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अपन ने ले लिया कॉपर, क्या ले लिया, कॉपर, और कॉपर की रिएक्शन कराएंगे अपन HOH मतलब H2O के साथ, क्या करेंगे, H2O के साथ, और यहाँ पर मुझे H2 लेने पड़ेंगे दो, क्या पड़ेंगे, दो, तो ये बन जाएगा, देखो कॉपर तो है ही, कॉपर तो आपका कल है ये, लेकिन कॉपर रिएक्ट करेगा OH के साथ में, ये हमको क्लियर है, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव, OH आपका नेगेटिव है, लेकिन कॉपर आपका अकेला है, बट OH आपके कहाँ पर है, कितने हैं, यहाँ पर दो है। अब OH दो है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं बढ़ाऊंगा तो ये जो दो नंबर आ रहा है वो सिर्फ H के लिए काउंट होगा। आपको पता है कि OH दोनों, O भी दो है और H भी दो है, तो दोनों को हमको ब्रैकेट में लिखकर ब्रैकेट में दो लिखना पड़ता है, और ये आपको पता होगा मैथ्स के अंदर करते रहते हैं। बचा क्या आपका H2, तो यहाँ पर ये H2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और साथ में निकल जाएगी कुछ उष्मा, क्या निकल जाएगी, कुछ उष्मा। ठीक है, अब देखिए कुछ आपके मेटल ऐसे होते हैं, कुछ आपके मेटल ऐसे हैं जो न तो ठंडे जल के साथ में न गर्म जल के साथ रिएक्ट करते हैं, न तो वो ठंडे वाटर के साथ में, न तो वो कोल्ड वाटर, और न ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वो करेंगे जल वाष्प, मतलब भाप के साथ में उसकी वाटर जो वेपर निकलती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो मैं बताता हूँ। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो न तो ठंडे जल के साथ में और न ही गर्म के जल के साथ क्रिया करती है, वो क्रिया करेगी सिर्फ भाप के साथ में, तो उनको भाप के साथ क्रिया करके भी उत्पाद तो वही बनाएगी आपका धातु ऑक्साइड और आपके H2 गैस। बट यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये बात है कि ये ठंडे जल के साथ भी रिएक्ट नहीं करती और गर्म जल के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये धातु कौन कौन सी होती है, ये धातु होती है जैसे कि एक तो होती है आपकी एल्यूमिनियम, जिंक है और आयरन है। ये तीन धातु ऐसी है जो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेंगी, ये सिर्फ रिएक्ट करती है भाप के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करेगी, भाप के साथ में, स्टीम के साथ में। तो अपन इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर ले लेते हैं एल्यूमिनियम, क्या ले लिया, एल्यूमिनियम। अगर मैं जैसे कि मैंने लिया एल्यूमिनियम और इसकी रिएक्शन कराओ तो मैं H2O, और H2 के फॉर्म में मैं क्या लूंगा, H2 के फॉर्म में लूंगा स्टीम, मतलब आपकी क्या लूंगा, भाप लूंगा, क्या लूंगा, भाप। और जैसे इसकी रिएक्शन करूंगा तो मुझे एल्यूमिनियम के लेने पड़ेंगे दो आइटम और यहाँ पर H2O के एटम लेने पड़ेंगे तीन, तो रिएक्ट होगी। तो देखो एल्यूमिनियम कितना है, प्लस है, और आपके O से मिलेगा तो ये बन जाएगा AlO। अब Al की संख्या कितनी, दो है, तो ये आ जाएगा Al2, और O के नंबर कितने, तीन है, तो ये आ जाएगा Al2O3, प्लस बचा क्या बड़ा, बचा आपका 3H2। तो ये आपके तीन एटम या तीन मॉलिक्यूल आपके निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस के। तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपका धातु ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड, जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बन रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ मेटल ऐसे है, जैसे अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम क्या है, वो ठंडे जल कोल्ड वाटर के साथ में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, मतलब
मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ में क्रिया नहीं करता है, मतलब डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, किसके साथ, मेटल की, और मेटल आपका कौन सा, मैग्नीशियम। तो ये सिर्फ जो है ये रिएक्ट करेगा आपके हॉट वाटर के साथ में, क्या करेगा, हॉट वाटर। तो यहाँ पर लेंगे अपन हॉट वाटर, ये ले लिया H2O, और ये कौन सा पानी है, ये आपका हॉट वाटर है, गर्म पानी। ओके, तो जैसे रिएक्शन करेगा तो देखो H2 को मैं आपको समझने के लिए मैं इस H2 को HOH के फॉर्म में लिखता हूँ, और उसको मुझे नंबर लेने पड़ेंगे 2, क्या लेने पड़ेंगे 2। और जैसे इसके रिएक्ट करेगा तो Mg के मॉलिक्यूल कितना आपका एक ही दिख रहा है, ठीक है, और OH कितने दिख रहे हैं, 2 है, तो OH 2 कर रहा है तो मुझे ब्रैकेट के अंदर इसको लिखने पड़ेंगे 2, ठीक है, और साथ में निकल के आपका H2, तो यहाँ पर आपके निकल जाएगा H2। तो देखिए मैग्नीशियम ने जो बड़ा प्रोडक्ट बनाया है, जितने भी आपके मेटल है वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रही है, लेकिन ये बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ओके, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड ये एक अलग सा ही है, तो आपको मैग्नीशियम के बारे में ध्यान रखना है, क्लियर। और साथ में आपको ये भी देखना है कि कुछ मेटल ऐसे है जो ठंडे, गरम और भाप, स्टीम, इसके साथ किसके साथ में रिएक्ट करते नहीं, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करते नहीं है, तो वो कौन कौन से आपके एलिमेंट है उनको ध्यान रखना है। तो देखिए सम मेटल आर do not react with any water stage, मतलब कुछ धातु ऐसी होती है जो जल की किसी भी अवस्था में उसके साथ क्रिया नहीं करती है, तो वो कौन कौन से मेटल है उनको आप ध्यान रखना है। उनके एग्जांपल है, एक तो होता है आपका Pb जिसको अपन कहते हैं लेड, क्या कहेंगे, एक तो आपका लेड है, दूसरा आपका कॉपर है जिसको अपन कहेंगे तांबा, एक है आपका सोना Au, गोल्ड है आपका सोना हो गया, और एक आपकी होती है जैसे कि सिल्वर Ag। तो ये धातु ऐसी होती है जो वाटर की किसी भी स्टेज हो, चाहे पानी आपका गर्म हो, चाहे पानी आपका ठंडा हो, चाहे आपकी स्टीम हो, भाप हो, उसके साथ किसके साथ में रिएक्ट नहीं करते, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन भी होगी कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए धातु के जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है धातु की अम्लों के साथ क्रिया, एसिड के साथ में मेटल रिएक्ट करने वाले हैं। तो ये देखो अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है और इसके बारे में अपने चैप्टर सेकंड के अंदर पढ़ा है कि जब जब आपके मेटल जो होते हैं, धातु होते हैं, जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है कि क्या होता है जब धातु अम्लों से क्रिया करती है, तो आपको सीधा लिखना है हाइड्रोजन गैस का निष्कर्षण होता है रिलीज ऑफ H2 गैस। तो चले देखते हैं, अगर हम लेंगे यहाँ पर धातु लेंगे, मीन्स अपन लेते मेटल, उसकी रिएक्ट करवाएंगे अपन अम्ल के साथ में, मीन्स अपन ने ले लिया एसिड, तो वो हमेशा बनाएगा, एक तो बनाएगा लवण, एक तो बनाएगा आपका सॉल्ट, और साथ में निकालते हैं आपके H2 गैस। क्या निकालते हैं? साथ में निकलेगा H2 गैस। ठीक है, चलो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं मेटल लेता हूँ, जिंक लेता हूँ। कौन सा लेता हूँ? जिंक। और जिंक की रिएक्शन में कराऊंगा HCl, और इसके एटम लेने पड़ेंगे मुझे 2, ठीक है ना। अब HCl है, और ये जो हमने लिया है, ये कौन सा हमने लिया है? ये हमने लिया तनु अम्ल। कौन सा लिया है? जिसको बोलेंगे डिल्यूट सॉल्यूशन। क्या लेंगे? डिल्यूट। तनु लेना आपको, स्ट्रॉन्ग लेना है, क्योंकि कंसंट्रेशन के अंदर, सांद्र के अंदर क्या एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो मेटल को खराब कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आप मेटल के रिएक्शन आपके एसिड से कराओगे तो आपको होता है मेटल आर ऑलवेज पॉजिटिव, H प्लस होता है, Cl क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये मेटल हमेशा इस माइनस Cl से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा ZnCl। अब Cl कितने? 2 है, तो ये ZnCl2, ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड। क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। और साथ में बच गए आपके H2 गैस, तो यहाँ पर ये H2 गैस निकल गई। सिंपल सी बात है। चलो एक और देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया एक मेटल मैग्नीशियम ले लिया, ओके,
उसकी रिएक्शन कराओ तो मैं इस बार लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेता हूँ? सल्फ्यूरिक एसिड। तो Mg प्लस है तो वो अपने आप बड़ा माइनस SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे और ये बन जाएंगे MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। और ये क्या है? एक का सॉल्ट है और साथ में निकल जाएगी आपके H2 गैस। क्या निकल जाएगी? साथ में आपके निकल जाएगी H2 गैस। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर Fe, इसको अपन कहते हैं आयरन मीन्स रोहा होता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl से करूंगा तो HCl में देखो H2, इसलिए मुझे इसके मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे दो। तो Fe प्लस होता है वो रिएक्ट करेगा Cl माइनस के साथ में, तो ये बन जाएगा Fe तो एक ही है। अब Cl कितने हो गए? तो ये हो जाएगा FeCl2। क्या बन जाएगा? FeCl2। तो ये बन जाएगा फेरियम क्लोराइड और आपके H2 गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर भी आपके FeCl2 और आपके फेरियम गैस बाहर निकल गई। चलो एक रिएक्शन और दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपका एल्यूमिनियम का, एक और ले लेता हूँ और उसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं HCl के साथ में। और आपको पता है जब भी एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट Al से करेगा तो इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है? इसका प्रोडक्ट हमेशा बनता है Al2Cl3। या O के साथ करेगा तो Al2O3 बनता है, इसका प्रोडक्ट ये बनता है। अब इसको हमको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। तो बैलेंस कर देखो बेटा C कितने हैं आपके? एल्यूमिनियम कितने? 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ। ठीक है। अब एल्यूमिनियम आपको 3 है तो मुझे 3 करना है, तो 3 करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पर आगे लगाऊंगा 3। क्या लगाऊंगा? आगे लगाऊंगा 3। 3 से क्या हो जाएंगे? Al2Cl3 हो गया। लेकिन 3 कभी H होते क्या? 3 कभी H नहीं होते, इसलिए अपन क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पर इसके एटम ले लेंगे, इसके डबल 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6। अब आपके हो जाएगा Al2 और Cl कितने हो गए? 3। Al2Cl3 हो गए। लेकिन इसके लिए मुझे एल्यूमिनियम कितने करने पड़ेंगे? 4, ताकि ये अब जो हो जाएगा Al2Cl3 हो जाएगा। देखो Al कितने? 4 है तो 4 हो गए। Cl आपके 6 तो 3 × 2 6 हो गए। अब आपको बचा क्या? 6 H बच गए। और 6 H हमको बताया सर H हमेशा निकलता है H2 के फॉर्म में, लेकिन H आपके 6 तो यहाँ पर आगे लगाने का अपन 3H2। इस प्रकार आपके H2 3 निकल के। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने मेटल की रिएक्शन H से करवाई है तो हमेशा आपके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ है, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हुई है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए धातु का आपका चौथा जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी धातु की क्रिया आपके धातु लवणों के साथ ही करवानी है। मेटल रिएक्ट विद मेटेलिक सॉल्ट के साथ भी करवानी है। तो ये रिएक्शन आप चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हो। मैं देखो आपको वापस रिवाइज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिमेम्बर हो जाएगा, थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। तो देखिए जब धातु की क्रिया धातु लवण से करवाते हैं तो जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वो कम क्रियाशील धातु को वहां से क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी, वहां से डिस्प्लेस कर लेगी और डिस्प्लेस करके एक नया यौगिक बनाएंगी। याद आया कुछ? ये रिएक्शन चैप्टर 1 में जिस रिएक्शन का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कुछ उसी प्रकार की रिएक्शन है, बिल्कुल हूबहू उससे मिलेगी। तो देखिए when metal react with metallic salt then more reactive metal are displaced to low reactive metal in a compound। तो आपका जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो कंपाउंड में से लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर लेगा? डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके उसके सॉल्ट के साथ में नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। चलो देख लेते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल अपन ले तो मैंने ले लिया एक मेटल ले लिया जिंक। क्या ले लिया? जिंक। धातु क्रिया धातु लवण, और धातु लवण मैंने ले लिया CuSO4। देखो यहाँ पर धातु लवण है, ये मेटेलिक सॉल्ट है। ये क्या है? मेटेलिक सॉल्ट है। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका नाम कॉपर सल्फेट है। तो जैसे मैं इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाऊंगा तो आपको देखना है ये कॉपर जो है यहाँ पर ये क्या बेटा? ये अधिक क्रियाशील है, ये मोर रिएक्टिव है जिंक आपका, और कॉपर जो है वो आपका क्या है? कम क्रियाशील है, लो रिएक्टिव है। तो जाहिर सी बात है ये भाई साहब ताकतवर है। ये क्या है? ताकतवर है। और ये पूरा कंपाउंड ये सिंगल एटम है, और सिंगल एटम जो इस कंपाउंड के अंदर जो मेटल दिख रहा है कॉपर, ये उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तो जाहिर सी बात है अगर ये ताकतवर है तो कॉपर को यहाँ से कब मारेंगे कि भाई साहब कब का तू SO4 के साथ में क्या कर रहा है? एस कर रहा है। अब तेरी बारी खत्म, अब मैं करने वाला हूँ एस। ये बजा बोला है करने वाले कैसी बात है? तेरी क्या औकात है? तो ये बोला भाई साहब मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील हूँ, तो मैं आराम से तेरे को यहाँ से धक्का मार सकता हूँ। तो जैसे ये जिंक इसको कॉपर को धक्का मारता है तो कॉपर बेचारा चुपचाप
बिना कुछ किए किसको को पता है, अगर मैंने सामने इसके बाहर किया तो मेरा चकनाचूर हो जाएगा, तो कॉपर बेचारा चुपचाप यहाँ से निकल जाए और जिंक एसोपर का लेकर के यहाँ पर नया कंपाउंड या नया जीवन बन जाता है और ये पूरे साल पर सुख रहेगा और कॉपर को बेचारे को कर दिया यहाँ पर अकेला। क्या कर दिया? कॉपर अकेला। तो देखिए यहाँ पर एक मेटल ने यौगिक में या कंपाउंड में से किसी एक एटम किसी मेटल को जो कि लो रिएक्टिव है, जो कि कम गैसीय है, उसको यहाँ से क्या कर लिया? विस्थापित कर लिया है। इस प्रकार ये ZnSO4 ये सॉल्ट बन गया है। पहले SO4 आपके कॉपर के साथ में था रिएक्शन होने से पहले, अब ये SO4 रिएक्शन होने के बाद Zn के साथ में अपना जीवन अपना लाइफ गुजार रहा है, ठीक है ना, और कॉपर को यहाँ से क्या कर लिया? डिस्प्लेस कर दिया है। इस प्रकार ये एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाती है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आपको तो पता है कि जिंक जो है वो आपकी मोर रिएक्टिव है और कॉपर आपका लो रिएक्टिव है, अगर हमको पता होगा या हम पता लगाएंगे, हमको क्या पता कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो आपकी अभिक्रियाशीलता की ये श्रेणी होती है, उसको लेकर आने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो देखो चलो ये तो होगा। अगर मैं बोलूं अब ये रिएक्शन ऐसे कर रहे हैं, अब इसकी रिएक्शन करा होगा जैसे ये ही है ZnSO4, अगर इसकी रिएक्शन में कॉपर से करवाओ तो कॉपर आपको पता है कॉपर बेटा क्या है? लो रिएक्टिव है, तो इसकी ताकत ही नहीं है जिंक को टक्कर मारने की, तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगी। इसमें क्या बनेगा? नो प्रोडक्ट, इसमें कोई उत्पाद बनने वाला नहीं है। ओके, तो जब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।